हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स। इससे पहले हमने 12 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम 14 चैप्टर स्टैटिक्स सांख्यिकी शुरू कर रहे हैं। देखिए भाई, स्टैटिक्स क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स में हम इम्पोर्टेंट डेटाज की स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन्स करते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी के 3 महत्वपूर्ण अंग माध्य, माध्यिका और बहुनक, इनकी हम स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। देखिए, 9th क्लास के अंदर भी आपने इम्पोर्टेंट डेटा से मीन यानी कि माध्य, मीडियन, माध्यिका और मोड, बहुनक, इनको आपने ज्ञात किया था। वो अनग्रुप डेटा के लिए थे, यानी कि ए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपने 9th क्लास में इन 3 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में स्टडी प्राप्त की थी। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुनक, इनकी स्टडी करेंगे। क्लियर? देखिए भाई, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो आंकड़े होते हैं, डेटा, ये 2 टाइप्स के हैं। एक तो प्राथमिक आंकड़े और दूसरे द्वितीयक आंकड़े। इनके बारे में डिटेल से आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इन आंकड़ों को और वर्गीकृत करेंगे। आंकड़ों को हम 2 प्रकार से और विभाजित कर सकते हैं। एक तो ए वर्गीकृत आंकड़े और दूसरे होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। देखिए, ये क्या है? ये ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में तो कुछ डेटाज का समूह होता है। जैसे एक क्लास में बच्चों के 100 में से जो नंबर आए, सपोज करिए कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्लास 10th के या क्लास 9th के जो मार्किंग हुई 100 में से, वो किसी बच्चे के सपोज करिए नंबर आए मात्र 30, किसी के आए 33, किसी के आगे 40, कोई 2 बच्चों के 40 आ गए, 50, 60, 2-3 बच्चों के 80 भी आ गए, 90 भी आ गए, 95 भी आए, 65 भी आए या 45 भी आए। ऐसे करके एक क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, उनके ये 100 में से मार्किंग है। अब इस मार्किंग को अगर मैं ग्रुप के अंदर विभाजित कर दूं, जैसे कि भाई 10 से और 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, तो आप देखेंगे इसमें 10 से 20 के बीच में ऐसे कोई भी बच्चे नहीं है जिनके नंबर आए हों, तो उनकी संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो 10 से और 20 के बीच में नंबर लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या वो क्या है? 0 है। ठीक है, ये आपके आगे मार्क्स, नंबर, और यहाँ फ्रीक्वेंसी यानी कि बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। अब मैं अगर इसको 20 से 30 के बीच में देखूं कि भाई 20 से और 30 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, तो आप देखेंगे 20 से 30 के बीच में भी कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है, क्योंकि 30 जो आया है वो एक बच्चे का है, लेकिन वो आगे वाले ग्रुप में काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। तो 20 से और 30 के बीच भी 0 आए। अब 30 से और 40 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए? 1 और 2।
30 से और 40 के बीच में कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है भाई, ये 40 वाले इसमें काउंट हो जाएंगे। 40 से 50, तो देखो ये 1 2 और ये 3 बच्चों के नंबर आए। फिर इसी प्रकार से हम 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, तो इस प्रकार से जो भी ये हमने ग्रुप बनाए तो इनको बोलते हैं हम ग्रुप डेटा। क्या बोलेंगे भाई? ग्रुप डेटा। अगर इनका हम ग्रुप नहीं बनाते तो वो कौन से डेटा होते? अनग्रुप डेटा होते। वो कौन से होते हैं भाई? अनग्रुप डेटा, जिनके अंदर हम ग्रुप नहीं बनाते हैं और सिंपल आपको कोई भी आंकड़े दे रखे होते हैं तो उनको हम अनग्रुप डेटा या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब देखिए, इन अवर्गीकृत जो आंकड़े थे इनको हमने 9th में पढ़ लिया था। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य का कैसे ज्ञात करेंगे और बहुनक कैसे ज्ञात करेंगे, वो आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुनक ज्ञात करना। और बहुनक ज्ञात करना। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं माध्य के लिए, कि माध्य के लिए हम वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई, माध्य का मतलब है एवरेज, औसत। और औसत कैसे निकालते हैं हम? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये जनरल फॉर्मूला था हमारा। माध्य इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, जिसको कि हम औसत के नाम से भी जानते हैं। तो माध्य और औसत दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अब ये तो था आपका माध्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जब हम माध्य निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? इसके लिए माध्य ज्ञात करने के 3 विधियां हैं। कितनी विधियां भाई? 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पग विचलन विधि। तो कितनी विधियां है भाई माध्य निकालने की? 3 विधियां। माध्य ज्ञात करने की विधियां। मेथड्स ऑफ फाइंड द मीन, मीन को फाइंड करने की विधि। तो नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि। देखो भाई, प्रत्यक्ष विधि, माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। x बार इक्वल टू
समेशन fi xi, I की वैल्यू 1 to n अपॉन समेशन fi, I की वैल्यू 1 to n। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम मीन यानी कि माध्य फाइंड आउट करें। यहाँ पर fi है जो फ्रीक्वेंसीज है, xi है जो आपको गिवन डेटा है, जो आपको डेटा दे रखे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, और जिसमें एक ग्रीक भाषा का एक लेटर है जिसको हम सिग्मा कहते हैं, बड़ा सिग्मा, और इसका अर्थ होता है जोड़ना। सिग्मा का क्या अर्थ होता है भाई? जोड़ना। तो हमारे पास में जो भी डेटा होंगे उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, तो उन डेटा और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उनका फिर सम करेंगे। क्या करेंगे? सम। और i इक्वल टू 1 to n, इसका अर्थ है कि डेटा आपके स्टार्टिंग 1 से हो रहे हैं और कहाँ तक चल रही है? n तक। फर्स्ट डेटा, फिर सेकंड डेटा, फिर थर्ड डेटा, ऐसे कहाँ तक है? n तक। ऐसे जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उसका हमें क्या करना है? सम करना है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये i इक्वल टू 1 to n, इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि वैसे इसका इतना सही आता है कि जो आपके गिवन ऑब्जर्वेशन है 1 से लेकर और n तक है। अगर उसके अंदर 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 फ्रैक्शन है, तो 1 से लेकर 10 तक का सम करना है, और 20 है तो 1 से लेकर 20 तक का सम करना है। ठीक है भाई? तो ये आपकी प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र है। अब इसके बाद देखिए आपका कल्पित माध्य निकालने की जो विधि है, कल्पित माध्य, जिससे हम माध्य ज्ञात करते हैं, सेकंड मेथड इसका, उसका भी फॉर्मूला मैं नोट करा देता हूँ आपको। देखिए सेकंड मेथड है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, अज्यूम मीन मेथड। क्या नाम भाई? अज्यूम मीन मेथड। और इससे हम कैसे निकालेंगे भाई मीन? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। ये फॉर्मूला है, और इसमें जो di है उसकी वैल्यू xi माइनस a है। di की वैल्यू क्या है भाई? xi माइनस a, और जहां पर a है वो xi के अंदर अज्यूम वैल्यू है, कल्पित मान। ये क्या चीज है भाई? कल्पित मान। बीच की संख्या देखेंगे हम xi में, यहां पर जो a है वो कल्पित मान है, जहां a इक्वल टू कल्पित मान। देखो ये ना एक्चुअली जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तब हमें ये अच्छे से पता होगा कि भाई हमें a है कितना है, xi कहाँ पर है, di कैसे आएगा, fi कैसे आएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको ये सूत्र नोट करा रहा हूँ, और इसमें आपको ये थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन है आज हम जो पढ़ रहे हैं, इसका ऑन द इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें कैसे कौन कौन सी विधियों से हम माध्य का बहुलक ज्ञात करेंगे। इन सभी का डिटेल से तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके अंदर समझ पाएंगे कि जो a है ये कल्पित मान कैसे मानते हैं। ये xi में होता है, जो हमारे पास xi का कॉलम होगा उसमें बीच की वैल्यू देते हैं। तो एक जब प्रैक्टिकल आपसे क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज के, तो वहां पर ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसकी तीसरी विधि और देख लीजिए, थर्ड मेथड है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, देखो भाई पग विचलन विधि से
हम माध्य निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h। तो ये वाला हम फॉर्मूला काम में देंगे, जहां पर जो h है वो क्नास साइज होगा, वर्ग अंतराल की माप होगी, और ui है जो ui की वैल्यू होती है xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a अपॉन h। तो इस तरीके से माध्य निकालने की आपके सिलेबस में ये 3 विधियां हैं जिनकी हम डिटेल से स्टडी क्वेश्चन के अंदर करेंगे। क्लियर है भाई? अब इसके बाद देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका और बहुनक निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनको भी नोट करा रहा हूं, तो नोट कर लीजिए। देखिए भाई, माध्यिका और बहुनक निकालने की कोई विधियां नहीं है, डायरेक्ट एक ही मेथड है और जिसका कोई स्पेशल पर्टिकुलर नाम भी नहीं है। सिर्फ माध्य निकालने के लिए एक सूत्र है और बहुनक निकालने के लिए भी एक सूत्र है। तो क्या लिखेंगे भाई? वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना। तो इसका सूत्र होगा भाई माध्यिका इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये देखो n क्या है, n अपॉन 2 क्या है, CF F H, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या है ये। तो इनकी डिटेल से हम जानकारी है जो क्वेश्चन के अंदर करेंगे, जहां पर n है जो ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। कौन सी सीमा है? निम्न सीमा। जैसे क्लास इंटरवल आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इनमें जो छोटा नंबर है वो निम्न सीमा और बड़ा नंबर है वो उच्च सीमा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आपके सामने 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। तो इसमें इस पहले क्लास इंटरवल में 0 है जो निम्न सीमा है, 10 है जो उच्च सीमा है, इसमें 20 है जो निम्न सीमा है, इसमें 30 है जो उच्च सीमा है, ऊपरी सीमा भी कह देते हैं इसको। और n है जो ये आपका बारंबारताओं का योग है, और f है जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और CF है जो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। CF क्या है भाई? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। H है जो आपका क्नास साइज है, क्नास साइज यानी कि वर्ग अंतराल की माप। तो ये सारी चीजें हैं, इनको हम क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको बताएंगे कैसे n की वैल्यू निकालते हैं, कैसे आपका CF आएगा, वो सारी चीजें आपकी वहीं से आएंगी। अब नेक्स्ट है, इसमें लास्ट है बचा है जो वर्गीकृत आंकड़ों से बहुनक ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़ों से बहुनक ज्ञात करना। तो देखिए भाई, इसका सूत्र होगा बहुनक इज इक्वल टू n प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक ज्ञात करने का आपका सूत्र है, इससे हम बहुलक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर n क्या है? n है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग कैसे आएगा कि जिस भी वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक दे रखी होगी वही आपका बहुलक वर्ग होगा। F1 क्या है? ये है आपकी सबसे अधिक जो बारंबारता है वो होगी। F0 सबसे अधिक वाले से पहले वाली बारंबारता, और F2 है वो सबसे अधिक जो आपकी बारंबारता है उसके बाद वाली बारंबारता। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लास इंटरवल दिखाया, ये आपका क्लास इंटरवल है और ये बारंबारता है F। तो इधर लिख दिया, जैसे मैंने आपका 5, इधर लिख दिया 8 और इधर लिख दिया 4। तो अब मैं आपसे कहूँ कि भाई F1 कितना है, तो F1 है A सबसे अधिक बारंबारता, और L क्या है इसमें? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो 10 से 20 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ये आपका बहुलक वर्ग है। इसकी निम्न सीमा कितनी है? 10 है। तो ये आपका F1 हो गया, इससे ऊपर वाला F0 हो गया और F1 के बाद वाला F2 हो गया। और जो H है, ये H है इसमें क्लास साइज, यानी कि वर्ग अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का अंतर है, तो H कितना हो गया हमारा? 10। तो ये सारी वैल्यू जिस फॉर्मूले में, इस सूत्र में हम रखेंगे तो हमारे पास बहुलक आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इस चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको समझाया। अब इसको अच्छे से लर्न करिए और अपनी नोटबुक के अंदर इनकी पॉइंट्स को नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।